हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 16 फॉर ओ लेवल आईटी कोर्स, मॉड्यूल कोड M2R5, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, एंड नेक्स्ट चैप्टर है जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की, उसके बाद में हम बात करेंगे एंगुलर जेएस की। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट समझने से पहले हमें समझना होगा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज परफॉर्म्ड, ठीक है, टू जनरेट अ कोड दैट कैन रन ऑन द क्लाइंट एंड ब्राउज़र विदाउट नीडिंग द सर्वर साइड प्रोसेसिंग। तो देखो यहाँ पे इसके नाम से ही क्लियर है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है, वो लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल करके हम कोड को जनरेट करते हैं और वो कोड रन होता है क्लाइंट साइड पे, मतलब ब्राउज़र पे। ठीक है, यहाँ पे सर्वर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है जी, Basically, these types of scripts are placed inside an HTML document. For example, जैसे कि आप HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आप स्क्रिप्ट को ऐड करोगे, उसमें कोई भी सर्वर की रोल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वो आपकी होती है क्या, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो आपके ब्राउज़र पे रन करती है, आपके क्लाइंट पे रन करती है विदाउट एनी रोल ऑफ द सर्वर। अब यहाँ देखिए, The client side scripting can be used to examine the user's form for the errors before submitting it. ठीक है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की मदद से आप एरर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो सबमिट करने से पहले, एंड फॉर चेंजिंग द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द यूज़र इनपुट, और कंटेंट को आप चेंज कर सकते हो यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग। द इफेक्टिव क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द सर्वर लोड। ठीक है, तो सर्वर के लोड को कम करने के लिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आज बहुत यूज़ होती है। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइंड टू रन एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूटिलाइजिंग अ वेब ब्राउज़र एज अ होस्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये रन करती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह और ये वेब ब्राउज़र को यूज़ करती है एज अ होस्ट प्रोग्राम। यहाँ पे सर्वर इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, वेन अ यूज़र मेक्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, वाई अ ब्राउज़र फॉर अ वेब पेज टू द सर्वर, it just sent the HTML and CSS as a plain text and the browser interprets and renders the web content in the client side। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम ब्राउज़र पे एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि हमें वेब पेज दिखाया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या करती है, HTML और CSS को सेंड कर देती है एज द प्लेन टेक्स्ट। फिर ब्राउज़र क्या करता है, उस कोड को इंटरप्रेट करता है, रेंडर करता है, और उसमें से जो इंफॉर्मेशन होती है जो वेब पे आनी होती है उसको वो डिस्प्ले करता है आपके वेब ब्राउज़र पे। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज काम करती है, और जावास्क्रिप्ट आपकी एक टाइप ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, तो आप वहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगाएंगे। ठीक है, मेनली ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन आजकल इसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, it is also a client side scripting language which essentially devised for the specific purpose, but currently there are various JavaScript frameworks used as server side scripting technology। ठीक है, तो आजकल क्या हो गया है, बहुत सारे डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क आ गए हैं जिन्हें हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या है, एक टाइप की लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जब होती है तो उसके पास क्या होते हैं, अपने वेरिएबल्स होते हैं, अपने टाइप्स होते हैं, ठीक है, डेटा के, और क्या होते हैं, अपने बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, तो ये एक टाइप की लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के पास क्या होती है, डिक्शनरी होती है। ठीक है, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें अलग अलग वर्ड्स, ठीक है, अलग अलग ग्रामर्स के टॉपिक्स को समझना पड़ता है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट भी एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें इसमें यूज़ होने वाले डेटा के टाइप्स, वेरिएबल्स, इन्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, one of the most fundamental characteristics of a programming language is the set of data types it support। ठीक है,
तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है कि कौन कौन से डेटा टाइप वो सपोर्ट करती है, ठीक है, किस किस टाइप का डेटा वो एक्सेप्ट कर सकती है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सबसे फंडामेंटल फीचर होता है वो यही होता है कि वो किस किस टाइप को सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दीज आर द टाइप ऑफ द वैल्यूज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड मैनिपुलेटेड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो किस किस टाइप के डेटा को ये पर्टिकुलर लैंग्वेज मैनिपुलेट कर सकती है और रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखो जावास्क्रिप्ट अलाउज यू टू वर्क विद 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जावास्क्रिप्ट में 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि नंबर्स, स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट और बुलियन। तो नंबर्स में आपके आ गए 1 2 3 120.50, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर्स और आपके इंटीजर नंबर आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट, तो यहाँ पे दिस टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोड्स में, तो स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट भी इसका एक प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट इज बुलियन, तो बुलियन में होती है 2 वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। ट्रू होती है आपकी 1 और 0 होती है आपकी फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ देखो जावास्क्रिप्ट ऑल्सो डिफाइंस 2 ट्रिवियल डेटा टाइप्स, ठीक है। इनके अलावा जावास्क्रिप्ट 2 ट्रिवियल डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करती है और वो आपके हैं नल और अनडिफाइंड, ठीक है। नल और अनडिफाइंड इनसे अलग क्यों है, क्योंकि इनका इस्तेमाल आप सिर्फ सिंगल वैल्यू के लिए ही करते हो, ठीक है। ईच ऑफ विच डिफाइंस ओनली अ सिंगल वैल्यू। इन एडिशन टू दीज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट सपोर्ट अ कंपोजिट डेटा टाइप नोन एज ऑब्जेक्ट। तो इन प्रिमिटिव टाइप्स के अलावा जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करती है कंपोजिट डेटा टाइप जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 3 इसमें है प्रिमिटिव टाइप्स, 2 इसमें है ट्रिवियल और 1 इसमें है कंपोजिट टाइप जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब यहाँ देखो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, किस तरीके से आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे ये समझते हैं। लाइक many other programming languages JavaScript has variables, ठीक है। सो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यहाँ पे भी वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कैन बी थॉट ऑफ एज नेम्ड कंटेनर्स। तो बेसिकली वेरिएबल्स होते क्या है, वेरिएबल्स होते हैं वो प्लेस का नाम जो हमने मेमोरी में रिजर्व्ड करवा दिए अपने किसी पर्टिकुलर डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो यू कैन प्लेस डेटा इनटू दीज कंटेनर एंड देन रेफर टू द डेटा सिंपली बाय नेमिंग द कंटेनर। तो बेसिकली क्या है, आपने मेमोरी में एक जगह या मैं बोलूँ एक कंटेनर को रिजर्व कर लिया है, ठीक है, डेटा को सेव करने के लिए। और जब भी मुझे उस कंटेनर में डेटा को सेव करना है तो उस कंटेनर को मैं किसी नाम से बुलाऊंगी और वो नाम होगा उसका वेरिएबल। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक कंटेनर में डेटा को सेव करना है और उस कंटेनर को हमने नाम दिया है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब यहाँ देखिए बिफोर यू यूज अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम यू मस्ट डिक्लेयर इट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद द वेर कीवर्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पे आपको वेर कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या C++ की, तो वहाँ पे क्या होता था, आपको इंट, कैर, फ्लोट ऐसे टाइप के साथ वेरिएबल लिखने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको वेर कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और कीवर्ड के बाद आप अपने वेरिएबल का नाम देंगे। यहाँ पे आप टाइप को डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि टाइप क्या होता है, इम्प्लिसिटली ये टाइप को अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। ये खुद से समझ लेता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आएगा, ओके। अब यहाँ देखो ये इसका सिंटेक्स है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, कोड्स बंद करे और एंगुलर ब्रैकेट बंद किया, और ये आपका क्या है, कमेंट के लिए होता है, ठीक है। कमेंट इसमें ऐसे लगाते हैं, ऐसे करके ये आपका कमेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें कमेंट लगाते हैं हम। ये यहाँ अलग है और ये अलग है, ओके। अब यहाँ देखो क्या किया आपने, यहाँ पे आपने वेर कीवर्ड का इस्तेमाल करके मनी और नेम 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, वेरिएबल
आपकी डिक्लेरेशन है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद ही आप अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में उसे फर्दर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई डिक्लेरेशन, मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अपने प्रोग्राम में इन दोनों वेरिएबल्स का आगे यूज़ करूँगा। एक चीज़ और नोट करो, यहाँ पे आपने इनको स्टॉप किया है विद सेमी कॉलन, ठीक है। तो हर एक स्टेटमेंट के बाद आप सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ देखो, यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स विद द सेम वेर कीवर्ड एज फॉलोज। आप चाहो तो एक ही स्टेटमेंट में दोनों वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हो विद ओनली वन वेर कीवर्ड, ठीक है। तो सेम ही वेर कीवर्ड का इस्तेमाल करके, यहाँ पे वेर मतलब बेसिकली वेरिएबल ही है, ठीक है। वेर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेरिएबल। तो देखो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, वेर मनी कॉमा नेम सेमी कॉलन। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप कॉमा से सेपरेट करोगे इसे, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों वैलिड है। ओके, आगे बढ़े। यहाँ देखो, स्टोरिंग अ वैल्यू इन अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अभी तक हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, लेकिन जब मैं इस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करूंगी तो वो कहलाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यू कैन डू वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ वेरिएबल क्रिएशन और एट अ लेटर पॉइंट इन द टाइम व्हेन यू नीड दैट वेरिएबल। तो आप चाहो तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर आप जब उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज़ करोगे अपने प्रोग्राम में फर्दर, तब भी आप उसे इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसा चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, यू माइट क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड मनी एंड असाइन द वैल्यू, ठीक है, 2000.50 टू इट लेटर। For another variable, you can assign a value at the time of the initialization as follows। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है, where name is equal to, इसकी वैल्यू मैंने अली सेट कर दी है, डबल कोट्स में अली, तो ये स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है। सेमी कॉलन से मैंने इसे ख़त्म किया इस लाइन को। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम तो इसे इनिशियलाइज नहीं किया है, मतलब इसकी वैल्यू सेट नहीं करी है मैंने, बाद में मनी की वैल्यू को सेट कर दिया ऐसे। तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप डिक्लेरेशन के टाइम पे भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए, नोट पॉइंट, यूज द वेर कीवर्ड ओनली फॉर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वंस for the life of any variable name in a document. You should not redeclare same variable twice, ठीक है। तो आप सिर्फ एक ही बार where कीवर्ड का यूज़ करोगे, ठीक है। बार बार उस वेरिएबल को यूज़ करने के लिए आप where कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिखा था where money, तो मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जब मैंने इसको वैल्यू दी तब मैंने यहाँ पे where नहीं लगाया, ठीक है। तो या तो आप वैल्यू को यहाँ सेट कर दो, लेकिन अब मान लो आप वैल्यू को बाद में सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप वेर नहीं लगाओगे, क्योंकि आपने एक बार तो डिक्लेयर कर ही दिया है ना ऊपर। तो बार बार वेर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। वेरिएबल की पूरी लाइफ में आप सिर्फ एक ही बार वेर कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे। अगर आपने वेर कीवर्ड का इस्तेमाल बार बार किया तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप बार बार उस वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, एक ही वेरिएबल को बार बार रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट आता है माइंड में तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट पोस्ट करिए, वहाँ पे आपके डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स। यहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है, और मैं बोलूँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपका सिलेबस में सी लैंग्वेज था, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये वाला एग्ज़ाम दिया था, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बताया था कि उनके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया था थ्योरी में कि उनको रूल्स लिखने थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रूल्स को समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखो, वाइल नेमिंग योर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट कीप द फॉलोइंग रूल्स इन द माइंड, ठीक है। तो जब आप वेरिएबल्स को नेम कर रहे हो जावास्क्रिप्ट में तो आपको रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल देखिए क्या है, You should not use any of the JavaScript reserved keywords as a variable name, ठीक है।
तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं, उन कीवर्ड का इस्तेमाल आप वेरिएबल नेम के तौर पे नहीं करेंगे। रूल नंबर 1, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो तो किसी और चीज़ के लिए रिजर्व्ड हो चुके हैं ना, तो उसे आप अपने वेरिएबल नेम के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दीज कीवर्ड्स आर मेंशन्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक और बुलियन वेरिएबल्स नेम्स आर नॉट वैलिड, ठीक है। जैसे कि ब्रेक, बुलियन, ऐसे वेरिएबल्स जो कि पहले से ही रिजर्व्ड है, इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप अपने वेरिएबल नेम के तौर पे नहीं करोगे, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। रूल नंबर 1 आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर 2 समझते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स शुड नॉट स्टार्ट विद अ न्यूमरल, मतलब नंबर से आप अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ये नहीं लिखोगे कि 9 मनी, सपोज मुझे मनी की वैल्यू यहाँ पे करानी है स्टोर, तो मैंने लिख दिया वेर 9 मनी और सेमीकोलन, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने नंबर के साथ अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर दिया, विच इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। यहाँ पे ये वैलिड नहीं है, इट इज़ नॉट वैलिड। अब यहाँ देखो, दे मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर करेक्टर, ठीक है। तो आपका वेरिएबल नेम किसी लेटर या फिर अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि देखो 1 2 3 टेस्ट, ये क्या है आपका, गलत हो गया, इनवैलिड है। लेकिन अगर आप लिखते हो अंडरस्कोर 1 2 3 टेस्ट, तो ये वैलिड है, ठीक है। तो आप अंडरस्कोर के साथ अगर लिखते हो, मान लो मनी, ठीक है, मनी आपको कोई वेरिएबल है, तो आपने ये करा डिफाइन, आगे वैर लगा लो, ठीक है, तो ये आपका सही है, ठीक है। अगर आप मान लो सिंपल यूँ लिखते हो वैर मनी, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन नंबर के साथ आप स्टार्टिंग नहीं करोगे, ठीक है, अंडरस्कोर के साथ कर सकते हो, ओके। अब देखो क्या है, देखो अंडरस्कोर के बाद नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली पोजीशन पे नंबर नहीं आएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो थर्ड रूल क्या है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल, नेम एंड नेम आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ देखो, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स में फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं मनी को ऐसे डिफाइन करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ ऐसे, ठीक है, एक बार मैंने इसको ऐसे बोला है और कई बार मैंने क्या किया, यूज़ करते वक्त इसे ऐसे कर दिया, मनी इज इक्वल टू 500, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग कैसे हो गया, देखो यहाँ पे जब मैंने डिक्लेयर किया तो मैंने कैपिटल M लिखा था, लेकिन यहाँ मैंने स्मॉल m लिख दिया, मतलब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। आप किसी दूसरे वेरिएबल में जो कि डिक्लेयर भी नहीं है उसमें डाल रहे हो वैल्यू, तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। इसे अगर यूज़ करना है तो आपको डायरेक्टली कैपिटल M का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि अपर केस करेक्टर और लोअर केस करेक्टर में आपका डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से समझ लेना, ठीक है जी। तो देखो आगे क्या है, अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर का यूज़ होता है। फर्स्ट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका होता है इक्वल टू, ठीक है, असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। देखो इसे मैथ्स में हम बोलते हैं इक्वल टू, लेकिन यहाँ बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये देखो किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हो आपके HTML कोड में, ठीक है। तो देखो डॉक टाइप HTML बॉडी, यहाँ पे आपने हेडिंग में दिया है H2 में द इज इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब द असाइनमेंट ऑपरेटर। आप इसे इक्वल्स टू ना बोल के असाइनमेंट ही बोलिए, ठीक है, द असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे H2 क्लोज कर दिया। अब यहाँ P देखो, P ID इज इक्वल टू डेमो, ठीक है, और यहाँ P टैग को बंद कर दिया। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट, जब भी आपको जावा स्क्रिप्ट को ऐड करवाना है इन योर HTML डॉक्यूमेंट, तो आप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप अपने
कोड को लिखोगे तो यहाँ पे आपने वेर कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इज इक्वल टू 10, मतलब असाइनमेंट 10। तो एक्स में असाइन हो गई 10 वैल्यू। क्लियर है? अब यहाँ देखो आपने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये इसका सिंटेक्स है, इसे अच्छे से याद कर लो, आपको हर बार यही यूज़ करना होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट में से गेट एलिमेंट कर रहे हो, एलिमेंट को गेट कर रहे हो बाय उसकी आईडी। तो आईडी क्या है, डेमो, जो आपने ऊपर सेट करी थी। ठीक है, उसके बाद डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की एक्चुअल वैल्यू है ना, वो यहाँ पे आपको दिखेगी स्क्रीन पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप आईडी का इस्तेमाल करके एलिमेंट को गेट करते हो और फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाते हो। तो देखो ये आपका आउटपुट है, ये वेब पेज पे आप देख पाओगे इस तरीके से। तो द इक्वल्स टू मतलब द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका क्या था, हेडिंग था, और यहाँ पे 10 जो वैल्यू है वो आपकी x की वैल्यू है। वो कैसे आई है, वो इस तरीके से आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इनर HTML का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आपने HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया है ना, इसीलिए। ठीक है, तो आप इस वाले स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको दिख जाए साफ साफ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट, देखो एलिमेंट का ई बड़ा है। ठीक है, एलिमेंट, फिर बाय का बी बड़ा है, बाय आईडी का आई बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट्स में आप वो आईडी सेट करोगे जो आपने ऊपर किसी एलिमेंट के लिए सेट करी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो बेसिकली क्या हो गया, इस पैराग्राफ में क्या हुआ है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू दिख रही है 10। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ में आपको वेब पेज पर वेरिएबल की वैल्यू दिख रही है। इज इट क्लियर? इसके बाद डॉट, कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अब आप अपने तैयारी को बूस्टअप करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या है, स्टेटमेंट है, ये सिंटेक्स से आपको इसे अच्छे से याद करना है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं टू बी लर्न, आपको याद करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़े। अब यहाँ देखो, हमने पहले समझा है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका है एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप नंबर्स को ऐड करते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एडिंग के लिए वेर x असाइनमेंट 5, वेर y असाइनमेंट 2, वेर z असाइनमेंट x, एडिशन ऑपरेटर y सेमी कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, x और y वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करवाने के लिए एडिशन ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली 5 + 2 हो जाएगा और वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंटेक्स का वो लगाया है, यहाँ पे मतलब स्निपेट लगाया है, यहाँ पे पूरा जो आपका वो था वो नहीं लगाया। ठीक है, आप ये मान लो कि आपका सेम यही प्रोग्राम है, यहाँ पे बस जो ये आपकी 2 लाइन है ना, इन्हें रिप्लेस करके हमने इन्हें डाल दिया। ठीक है, सब कुछ सेम मान लो, ये सेम प्रोग्राम है, बस यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जो आपकी 2 स्टेटमेंट थी ना, इसे रिप्लेस करके आपने सिंपली क्या करा है, इन वाली 3 स्टेटमेंट्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा। और यहाँ पे आपने द असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह द प्लस ऑपरेटर कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो, मैंने बस यहाँ पे स्निपेट को ऐड किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है जी, अब देखो थर्ड वाला क्या है, आपका थर्ड ऑपरेटर क्या है, द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स टू मल्टीप्लाई नंबर्स। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर का या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का। ठीक है, तो देखो सेम यही है, वेर x की वैल्यू आपने 5 सेट करी है, वेर y की वैल्यू 2 सेट करी है, और यहाँ पे वेर z असाइनमेंट x मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई और y, तो आपको 10 मिलेगा। ठीक है, 5 × 2 जैसे मैथ्स में होता है सेम वैसे 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स का ध्यान देना है। ठीक है,
यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप हो जाएगा इंटरनली, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब यहाँ बात करते हैं, देखो जावा स्क्रिप्ट के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर समझते हैं। यहाँ पे देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑन नंबर्स। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए जावा स्क्रिप्ट में हम इस्तेमाल करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, ठीक है। ये ऑपरेटर्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये आपका प्लस है एडिशन के लिए, हम देख चुके हैं पहले, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई है, और डबल मल्टीप्लाई अगर लगाते हो आप तो इसे बोलेंगे एक्सपोनेंशिएशन। मतलब जैसे मतलब मुझे चाहिए 5 की पावर 2 क्या होता है, ठीक है, सपोज मुझे ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इस तरीके से 2, तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो डबल स्टार मतलब एक्सपोनेंशिएशन पावर में, ठीक है। तो 5 की पावर 2 को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका है डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडुलस, मतलब डिवीजन का रिमाइंडर। तो आप 1 मिनट, हाँ जी, देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा डिवीजन में और मॉडुलस में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम लिखते हैं 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मिलेगा कोशेंट। क्या मिलता है यहाँ पे, कोशेंट। मतलब तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2 2 जा 4, तो 2 पे जाता है ना ये, तो कोशेंट मिलता है आपको डिवीजन के केस में। क्या मिलता है, कोशेंट, ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं मॉडुलस की और मैं लिखती हूँ 5 मॉडुलो 2, तो आपको यहाँ मिलेगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आता है 1, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपके मॉडुलस और आपके डिवीजन ऑपरेटर में। तो आई होप सो आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट, ठीक है। प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है और माइनस माइनस डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। अगर मान लो हमने वेर एक्स की वैल्यू को 5 किया हुआ है, ठीक है, और अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख देती हूँ x माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू 5 थी वो अब क्या हो गई, 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x प्लस प्लस, तो वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर अरिथमेटिक, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इन्हें समझते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन वैल्यूज टू जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स में वैल्यूज को असाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, ठीक है। सबसे पहला है आपका इक्वल टू, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, x इज इक्वल टू वाई, मतलब y की वैल्यू को हम x में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लस इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होता है, x इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, x प्लस इज इक्वल टू वाई। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस में y, ठीक है। तो आप ये मान लो इसका शॉर्ट हैंड है ये, ठीक है। तो मान लो कि मैं ऐसे ना लिख कर, ठीक है, ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख रही हूँ, x प्लस इज इक्वल टू वाई। दोनों का मतलब बिल्कुल क्या है, सेम है। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, माइनस इक्वल्स टू एक्स माइनस इक्वल्स टू वाई। मतलब क्या है इसका, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मतलब ऑपरेटर लगाने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम फर्स्ट वाले वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मतलब x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू वाई, इसे ऐसे यूज कर सकते हो आप। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवाइड इज इक्वल टू, मतलब x डिवाइड इज इक्वल टू वाई, ऐसे यूज करो। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई, ठीक है। इसके बाद मॉडुलस इक्वल्स टू x मॉडुलस इक्वल्स टू वाई यूज करोगे, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस वाई। फिर लास्ट है आपका क्या, एक्सपोनेंशिएशन इज इक्वल टू, मतलब x एक्सपोनेंशिएशन इज इक्वल टू वाई। इसको आप ऐसे यूज कर लो, x इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशिएशन वाई, ठीक है। तो इनका मतलब बिल्कुल सेम होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑपरेटर को परफॉर्म करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम पहले वाले वेरिएबल में असाइन करा देंगे। इसका मतलब बेसिकली ये असाइन करवा देना, ठीक है। वेरिएबल्स में वैल्यूज को ऑपरेटर लगाने के बाद असाइन करवा देना, ठीक है।
अब यहाँ देखो द एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आपका एडिशन वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे क्या है, अरिथमेटिक सिंबल्स के साथ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या है, आपका एडिशन वाला असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका रोल क्या होता है, एड्स अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, वेरिएबल में वैल्यू को ऐड करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल है असाइनमेंट का, वेर x इज इक्वल टू 10 था, x प्लस इज इक्वल टू 5 आपने किया, तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू x प्लस 5 इसका मतलब है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपकी वैल्यू थी वेरिएबल x की 10, उसमें आपने 5 को ऐड करवा दिया, तो आपकी न्यू वैल्यू क्या आ गई 15, और वो वैल्यू कहाँ चली गई, वो वैल्यू चली गई आपकी x वेरिएबल में, तो 15 वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। तो जब आप फर्दर प्रिंट करोगे x को ऑन द स्क्रीन तो आपको मिलेगा 15, ठीक है। इस तरीके से हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझ लिया, ठीक है। आई होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को समझते हैं। द प्लस ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ऐड और कंकैटिनेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था नंबर्स को ऐड करवाने के लिए, ठीक है। इसी प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो किस लिए, दो स्ट्रिंग को ऐड या फिर कंकैटिनेट करवाने के लिए। तो जब हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कंकैटिनेशन करवाना, ठीक है। कंकैटिनेशन का मतलब होता है स्ट्रिंग्स को ऐड कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल में वेर टेक्स्ट 1 में वैल्यू है जॉन, ठीक है, एंड वेर टेक्स्ट 2 में वैल्यू है डो। वेर टेक्स्ट 3 इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 प्लस में यहाँ पे है आपका स्पेस, इसका मतलब होता है स्पेस, वाइट स्पेस, प्लस लगाए यहाँ पे txt2, मतलब जॉन, ये जॉन है txt1 में, और txt2 में क्या है आपका डो है। तो ये दोनों आपस में कंकैटिनेट होके स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे मिलेगा ये, द रिजल्ट ऑफ txt3 विल बी जॉन डो, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स को इसने कंकैटिनेट कर दिया, किसने, आपके प्लस ने, ठीक है। तो जॉन के बाद थोड़ा स्पेस आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दिया था, तो जॉन प्लस स्पेस प्लस txt2, तो हमने जॉन और डो को आपस में कंकैटिनेट या फिर ऐड करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे द प्लस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू ऐड कंकैटिनेट स्ट्रिंग्स, ठीक है। आप प्लस इज इक्वल टू मतलब एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल दो स्ट्रिंग्स को ऐड या कंकैटिनेट करवाने के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में वेर txt1 इज इक्वल टू व्हाट अ वेरी, ठीक है, ये आपका है डबल कोट्स में, तो आपकी पहली स्ट्रिंग है व्हाट अ वेरी, यहाँ पे आपने सेमी कॉलन से इसे बंद किया है इस स्टेटमेंट को, ठीक है, क्लोज किया है। अब यहाँ देखो txt1 प्लस इज इक्वल टू नाइस डे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, या तो आप इसे ऐसे यूज करो या फिर आप प्लस का इस्तेमाल ना करके प्लस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके इसको ऐसे लिखवा दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो वेर txt1 में व्हाट आर वेरी नाइस था, इसके बाद आपने क्या किया, txt1 में आपने नाइस डे को इसमें ऐड करवा दिया, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, व्हाट आर वेरी तो था ही और नाइस डे और जुड़ गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मानो, यहाँ पे क्या हुआ है, txt इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे txt प्लस में यहाँ पे नाइस डे आपको जोड़ना था, ठीक है, नाइस डे आपको यहाँ पे जोड़ना था। तो यहाँ पे क्या थी आपकी वैल्यू, txt, सॉरी यहाँ 1 आएगा, ठीक है, txt1 था यहाँ पे। तो txt1 में क्या था, व्हाट अ वेरी, ठीक है, तो यहाँ पे था व्हाट अ वेरी, ठीक है। इसको आपने कंकैटिनेट कर दिया, फिर ऐड कर दिया इस वर्ड के साथ, ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग के साथ। तो टोटल आपको क्या मिल गया यहाँ पे, ये मिल गया व्हाट अ वेरी नाइस डे, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स के साथ भी प्लस ऑपरेटर या फिर प्लस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग को कंकैटिनेट या फिर ऐड करवाने के लिए। तो आई होप सो आपको समझ में आए होंगे स्ट्रिंग्स ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ देखो
व्हेन यूज्ड ऑन स्ट्रिंग द प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड एज कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसे नंबर्स के साथ यूज़ करते हैं तो इसे बोलते हैं प्लस ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन जब हम इसे स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ करते हैं तो इसे बोलते हैं क्या, कंकैटिनेशन ऑपरेटर, बिकॉज ये स्ट्रिंग को ऐड या फिर कंकैटिनेट करवाने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसे याद रखना, इसे बोलते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो एडिंग स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स, आप चाहो तो एक स्ट्रिंग और एक नंबर को भी आपस में ऐड करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एडिंग टू नंबर्स विल रिटर्न द सम बट एडिंग अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग विल रिटर्न अ स्ट्रिंग, ठीक है। जब हम दो नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमें सम के तौर पे क्या मिलता है, नंबर ही मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हम नंबर और स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट में स्ट्रिंग मिलती है, ठीक है। तो अगर आप नंबर जोड़ेंगे तो नंबर मिलता है, सम मतलब रिजल्ट मिल जाता है। स्ट्रिंग जोड़ोगे तो आपको कंकैटिनेट होके एक नई स्ट्रिंग मिलती है, लेकिन जब आप नंबर और स्ट्रिंग को जोड़ते हो तो आपको मिलता है एक और स्ट्रिंग। कैसे मिलेगी, देखो एग्जाम्पल देखो, वेर x इज इक्वल टू 5 + 5 था, ठीक है, सेमीकोलन, वेर y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये आपकी स्ट्रिंग है। जब भी आपने किसी नंबर को या किसी भी करेक्टर्स को इसके अंदर लिख दिया तो वो आपकी एक स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। भले ही 5 आपका नंबर होता है, लेकिन जब आपने इसके ऊपर डबल कोड लगवा दिए तो ये एक स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। एक स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन होती है ये स्ट्रिंग है और ये आपका एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने लिखा है वेर y इज इक्वल टू 5 आपकी स्ट्रिंग है, प्लस मतलब आपका कंकैटिनेशन ऑपरेटर यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखो वेर z इक्वल्स टू, आपने हेलो स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया, प्लस मतलब कंकैटिनेशन ऑपरेटर और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, देखो x y और z में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 10 आ गया, 5 + 5 सम हो गया 10, यहाँ पे 5 मतलब इट इज़ नॉट 55, आप इसे मान रहे हो लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, ये स्ट्रिंग बन गया है, 5 के साथ 5 ऐड हो गया, कंकैटिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हेलो 5, ठीक है। तो एंड में आपको क्या मिली है, स्ट्रिंग ही मिली है, ठीक है। आई होप सो आपको स्ट्रिंग्स और नंबर को ऐड करना भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अब देखो यहाँ बात करते हैं जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर समझते हैं, यहाँ पे देखो इक्वल टू बोलते हैं ऐसे, ठीक है। इक्वल टू 2 बार लिखा हुआ है लेकिन इसे बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका ये 3 इक्वल है तो यहाँ बोलेंगे इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, इसे ये बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन, नेक्स्ट इज लेस देन, ठीक है। तो जब आपको कंपैरिजन करना होता है ना ऑपरेटर्स मतलब वेरिएबल्स के बीच में, तब आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर लेस देन और इक्वल टू, और ये आपका होता है टर्नरी ऑपरेटर। इसको याद कर लेना, इसका नाम क्या होता है, कई बार डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछते हैं कि ये ऑपरेटर क्या होता है, तो ये आपका होता है टर्नरी ऑपरेटर। ये मत बोल के आना क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है। ये है आपका टर्नरी ऑपरेटर, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो जब आपको स्टेटमेंट्स में लॉजिक की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हो। ये 3 टाइप के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। अभी ना हम इन सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे कहाँ पे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, वहाँ पे आपको इनके प्रॉपर एग्जांपल मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। देखो कैसे, सपोज आपके पास वेर है x इज इक्वल टू मान लो 5, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेरिएबल है y इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट का। अभी हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे आगे, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे मान लो ऐसी एक स्टेटमेंट है, x इज़ ग्रेटर देन 7, ठीक है, एंड y इज़ लेस देन 1, नहीं लेस देन 4, ठीक है। y इज़ लेस देन 4 मान लो, तो क्या हो जाए आपका x जो था ना आपका, एक मिनट, x + 2 हो जाए, और जो आपका y है वो आपका हो जाए y - 1 हो जाए, ठीक है। तो
तो यहाँ पे इस लॉजिकल एंड का मतलब क्या है, अगर आपकी ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होगी ना तभी ये वाली पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी जो x की वैल्यू वो 7 से बड़ी भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ y की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू हमारी क्या थी, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी थी 5, यहाँ पे क्या 5 7 से बड़ा है, नो। यहाँ पे क्या 2 लेस देन 4 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या है, हमने लगाया है लॉजिकल एंड, मतलब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही ये पूरी स्टेटमेंट इफ वाली ट्रू होगी, मतलब इन दोनों में से कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि आपकी पूरी स्टेटमेंट रॉन्ग मानी गई। ठीक है, एक भी गलत तो पूरा गलत लॉजिकल एंड के केस में। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे लगा होता लॉजिकल और, तो उसमें क्या होता है, या तो ये वाली ट्रू हो स्टेटमेंट मतलब कंडीशन, या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से अगर एक भी हो गई तब भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में आप इस्तेमाल करते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो आई होप सो आपको एक आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से हम इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब, और यहाँ पे हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट टाइप ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑपरेटर्स भी होते हैं। देखो ऑपरेटर्स आपके सिलेबस में इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट है आपका टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड सेकंड इज इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, रिटर्न्स द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल का टाइप रिटर्न करवाता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। सपोज आपके पास एक वेरिएबल है, आप उसका टाइप रिटर्न करवाना चाहते हो कि वो बुलियन है, नंबर है, वो क्या है, तो उसके लिए आप टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करोगे। नेक्स्ट इज इंस्टेंस ऑफ, मतलब रिटर्न्स ट्रू इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइप। अगर एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टाइप का इंस्टेंस है, उसका एग्जाम्पल है, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिट ऑपरेटर्स वर्क ऑन 32 बिट्स नंबर। तो जो आपके बिट ऑपरेटर्स होते हैं ना, बिटवाइज ऑपरेटर्स, वो काम करते हैं 32 बिट नंबर्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका न्यूमेरिक ऑपरेंड मतलब वो जिस पे आप ऑपरेशन को अप्लाई करोगे। इन द ऑपरेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ 32 बिट नंबर। सबसे पहले आपका न्यूमेरिक ऑपरेंड कन्वर्ट होता है 32 बिट नंबर में, और रिजल्ट आने के बाद वापस से वो जावास्क्रिप्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर्स की। आप सब लोग जानते हैं कि इंटरनली हर एक चीज़ बाइनरी में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ये आपका है एंड, ये लॉजिकल एंड नहीं है, यहाँ पे है आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर। फिर आपका है बिटवाइज और है, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज और, ज़ीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट, साइंड राइट शिफ्ट, और आपका ज़ीरो फिल राइट शिफ्ट। अब यहाँ पे इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं 5 and 1, मतलब 5 को आपने कन्वर्ट किया बाइनरी में, इस तरीके से लिखते हैं बाइनरी में, और 1 को लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट कैसे आया, देखो यहाँ पे हुआ है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे आपने 5 को ऐसे रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से आप 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये होता है आपका 2 की पावर 0, ये होता है आपका 2 की पावर 1, ये होता है आपका 2 की पावर 2, और ये होता है 2 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 वाला 1 है और 2 की पावर 0 वाला 1 है, मतलब 2 की पावर 2 आपका होता है कितना 4, और 2 की पावर 0 होता है 1। इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया 5। तो मतलब 5 का बाइनरी ये होता है। ठीक है, 0 1 0 1। ठीक है, तो आपने 0 1 0 1 और यहाँ पे 1 मतलब 0 0 0 1 में लगाया है क्या, बिटवाइज एंड। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जब आपके दोनों की दोनों बिट 1 होगी तभी आंसर में 1 आएगा। अगर एक जगह भी 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों 0 हो गई तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही 1 है, एक ही बिट 1 है, तो यहाँ पे तब भी 0 आएगा, और यहाँ पे तो 0 आना ही आना है। तो इस तरीके से इसका आंसर फिर से क्या बन गया, 1 बन गया। तो रिजल्ट में आपका डेसिमल में 1 बन के आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये देख लो, यहाँ पे हमने यूज़ किया है एंड का। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ करते हैं हम और का। तो और के लिए फिर से बाइनरी में लिखेंगे 5 को और 1 को, और यहाँ पे देखो और का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से।
तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका एक बिट में भी 1 होगा तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे एक 1 है तो अब भी 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, फिर से 5 बन गया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो आंसर आपका 5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप सारे ऑपरेटर समझ सकते हैं, ठीक है। इतना इन डेप्थ मत जाइए, ये आपके सिलेबस में इतना इन डेप्थ नहीं आएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में ऑपरेटर्स अगर आ गए तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इन डेप्थ नहीं जाओगे आप, ये CS के स्टूडेंट्स करते हैं इतना, ठीक है। तो आई होप सो आपको ऑपरेटर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ हम अपने प्रोग्राम में जब करते हैं जब हमें अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करवाना रहता है, ठीक है। मतलब सपोज कंडीशन 1 के लिए एक्शन नंबर 1 चले और कंडीशन 2 के लिए एक्शन नंबर 2 चले। सो इस टाइप के सिनेरियो के लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करना रहता है इन अवर प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वेरी ऑफन व्हेन यू राइट कोड यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस फॉर डिफरेंट डिसीजंस। तो ऐसा होता है अक्सर जब हम अपना कोड लिखते हैं तो हमें अलग अलग एक्शंस के लिए अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत रहती है। मतलब कंडीशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग रिस्पॉन्स आए, ठीक है। यहाँ पे है यू कैन यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन योर कोड टू डू दिस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन जावास्क्रिप्ट वी हैव द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है आपके पास, यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। सबसे पहली कंडीशनल स्टेटमेंट होती है इफ स्टेटमेंट। मतलब इफ स्टेटमेंट के साथ आप यूज़ करते हो ब्लॉक ऑफ कोड का, जब इफ के साथ दी गई कंडीशन ट्रू होगी तभी वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशनल स्टेटमेंट है आपकी इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, यूज एल्स टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द सेम कंडीशन इज ट्रू। अब जो हमने इफ के साथ कंडीशन दी है अगर वो ट्रू है तो इफ वाले ब्लॉक में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मान लो वो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, एल्स वाले ब्लॉक में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो थर्ड क्या है, यूज एल्स इफ। एल्स इफ हमारी क्या होती है, थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अब मान लो पहले कंडीशनल फॉल्स है तो आगे आप न्यू कंडीशंस को स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें एल्स इफ आता है, इसमें आप अलग अलग कंडीशंस का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्विच। यूज स्विच टू स्पेसिफाई मैनी ऑल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे आप अलग अलग ऑल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे अभी इन डिटेल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट द इफ स्टेटमेंट के बारे में। यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड को स्पेसिफाई करोगे और जो कंडीशन आप दोगे इफ स्टेटमेंट के साथ अगर वो ट्रू है तभी आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंटेक्स देखते हैं क्या है, इफ ब्रैकेट में कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड जो आप इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे वो चलेगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नोट है, नोट दैट इफ जो आपका इफ है इज इन लोअर केस लेटर। तो इसको आप लोअर केस में ही लिखोगे। अपर केस लेटर्स इफ ये वाला मतलब आई बड़ा एफ छोटा और दोनों बड़े ये नहीं चलेगा, ठीक है। विल जनरेट अ जावास्क्रिप्ट एरर। तो ये आपका हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का एरर। तो आपको लोअर केस लेटर में ही इफ को लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल है ताकि आप इफ स्टेटमेंट को समझ पाओ। तो यहाँ पे डॉक टाइप HTML बॉडी, यहाँ पे आपने p टैग का इस्तेमाल किया फॉर पैराग्राफ। डिस्प्ले गुड डे इफ द आर इज लेस देन 18, ठीक है। तो 18 मतलब 24 आवर टाइमिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें 12 आवर में तो ये है आपके
6 बजे है बेसिकली, 18 मतलब होता है 6 बजना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गुड डे इफ़ द आर इज़ लेस देन दिस, ठीक है। तो यहाँ देखो आपने पी आई डी इज इक्वल टू डेमो सेट कर दिया और गुड इवनिंग यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसे क्लोज किया है, यहाँ पे स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे एम्बेड कर दिया है। स्क्रिप्ट में आपने लिखा है इफ़ स्टेटमेंट आपकी ये रही, ब्रैकेट में आपने कंडीशन दी है, ठीक है। न्यू डेट, ये आपका पूरा क्या है, एक टाइप का फंक्शन है। न्यू डेट डॉट गेट आवर्स, ठीक है। तो न्यू डेट में गेट आवर्स लेस देन 18, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम का जो टाइम है ना उसको नोट करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू गुड डे। तो अगर आपकी ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी तभी आपका गुड डे स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये था जो आपका जिस वाले पैराग्राफ की आईडी डेमो थी उसके अंदर गुड इवनिंग आना था, ठीक है। लेकिन गुड इवनिंग जब आता जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। आपका डेट था उसमें आपका जो आर निकला वो 18 से कम था, ठीक है, 18 से कम था, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। तो आपका यहाँ पे जो पैराग्राफ में गुड इवनिंग आना था वो अब क्या आ गया, गुड डे आ गया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, ये ट्रू होने के कारण गुड इवनिंग जो आना था यहाँ पे वो अब क्या आ गया, गुड डे आ गया। इसके बाद स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, बॉडी बंद करी, HTML को बंद कर दिया। तो फाइनली इस वेब पेज पे आपको ये दिखाई देगा, डिस्प्ले गुड डे इफ़ द आर इज़ लेस देन 18, और यहाँ पे गुड डे आएगा, गुड इवनिंग नहीं आया क्योंकि इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि जावा स्क्रिप्ट में पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसका यूज़ किया और यहाँ पे ये ट्रू हो गई, इसलिए आपकी ये वाली वैल्यू स्क्रीन पे दिख रही है आपको, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर किसी ब्लॉक ऑफ कोड को रन करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड कंडीशनल स्टेटमेंट की, जो कि होती है आपकी द एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अब मान लो जो कंडीशन हमने सेट करी है वो फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स होने पर भी कोई ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट होना चाहिए ना। तो इसके लिए आप एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करोगे। आप यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ कोड आएगा वो जब चलेगा जब आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन के फॉल्स होने पे ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सिंटैक्स देख लो, इफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो इफ वाला ब्लॉक में जो कोड है वो जब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और एल्स वाले ब्लॉक में जो कोड है वो जब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। इफ द आर इज लेस देन 18 क्रिएट अ गुड डे ग्रीटिंग अदरवाइज गुड इवनिंग। तो यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया है, यही सेम लगाया आपने ये वाला, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो ये सब लगा दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन को चेंज कर दिया। इफ़ आर मतलब घंटे अगर 18 से कम है तो ग्रीटिंग की वैल्यू गुड डे आ जाएगी। अगर मान लो एल्स में क्या लिख दिया आपने, ग्रीटिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी, गुड इवनिंग आ जाएगी। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ग्रीटिंग में गुड डे आएगा, वरना ग्रीटिंग में क्या आ जाएगा, गुड इवनिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि आपकी जो ये वाली स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गई तो आपका आंसर आ जाएगा गुड इवनिंग। तो यहाँ पे गुड इवनिंग आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ये छोटा सा आपका क्या है, स्निपेट कोड है। ये पूरा कोड नहीं है, पूरा एग्जाम्पल नहीं है, बस ये छोटा सा स्निपेट कोड है, ये बताने के लिए कि एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, द एल्स इफ स्टेटमेंट। यूज द एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम न्यू कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं जब आपकी पुरानी वाली फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब। तो यहाँ पे देखो क्या है, इफ कंडीशन नंबर 1 ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन 1 इज ट्रू, ठीक है। तो अगर कंडीशन 1 ट्रू तो आपका ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा। एल्स इफ मान लो ये फॉल्स हो गई तो यहाँ पे एक और नई कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन 1 इज फॉल्स, ठीक है। तो ये वाला कोड जब ही एग्जीक्यूट होगा जब आपका कंडीशन 1 फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन 2 ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एल्स कहाँ पे आएगा, देखो ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1
इज फॉल्स एंड कंडीशन 2 इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, जब आपकी दोनों ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स तो आपका क्या हो जाएगा, एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, मतलब एल्स ब्लॉक में जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इफ द टाइम इज लेस देन 10 क्रिएट अ गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग। अगर आपका टाइम लेस देन 10 है तो गुड मॉर्निंग का ग्रीटिंग आएगा। अगर आपका टाइम 20 से कम है तो आपका गुड डे का ग्रीटिंग आएगा। अगर आपका टाइम इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है तो आपका गुड इवनिंग आएगा। ठीक है, तो इफ टाइम लेस देन 10 तो ग्रीटिंग की वैल्यू गुड मॉर्निंग कर दो, एल्स इफ टाइम लेस देन 20 तो ग्रीटिंग की वैल्यू गुड डे कर दो, वरना आप ग्रीटिंग की वैल्यू गुड इवनिंग कर दो। ठीक है, तो जौन सी भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी उसके बेसिस पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे टाइम की वैल्यू है 22। ठीक है, तो 22 आपका 10 से छोटा भी नहीं है और 20 से छोटा भी नहीं है, मतलब ये दोनों कंडीशन क्या हो गई आपकी फॉल्स, तो आपका आंसर में आ जाएगा गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप गुड इवनिंग को देख पा रहे हो। ठीक है जी, तो ग्रीटिंग की वैल्यू गुड इवनिंग स्क्रीन पे दिखाई देगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ये आपकी लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ द मेनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं बहुत सारे कोड ब्लॉक्स में से किसी एक को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशन। तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करते हैं हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ये काम करती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस। जो स्विच के ब्रैकेट में एक्सप्रेशन होता है ना, वो एक ही बार इवेल्युएट करा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ द ईच केस। हर केस में आपकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू को आप हर केस की वैल्यू से कंपेयर करते हो। इफ देयर इज अ मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर आपका एक्सप्रेशन वाली वैल्यू आपके केस वाली वैल्यू से मैच हो गई तो आपका वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ देयर इज नो मैच द डिफॉल्ट कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने के बाद यहाँ पे बेसिकली कंडीशन ही होती है। ठीक है, इस कंडीशन के इवेल्युएट होने के बाद क्या होगा, वो वैल्यू आपके हर एक केस वैल्यू से कंपेयर होती जाएगी। जिस भी केस वैल्यू से वो मैच करेगी वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो कोई सा भी मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट वाला, मतलब अगर कोई नहीं है तो भाई ये तो है ही है। ठीक है, तो इस वाले में रखी हुई जो कोड लाइंस है वो एग्जीक्यूट फाइनली हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपका जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट। अब इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। एग्जाम्पल में क्या है देखो, द गेट डे मेथड रिटर्न्स द वीक डे। तो आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट का जो कि डिफाइंड है पहले से ही, उसका नाम है गेट डे। मतलब आपके हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं 7 के 7 दिन, उसको इसने रिटर्न करना होता है। लेकिन इसने ना दिनों को नंबर में डिवाइड किया है। मतलब संडे को ये 0 बोलता है, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2 एंड सो ऑन, सैटरडे को ये 6 बोलता है। तो ये डिपेंड करता है अभी आपके डेट के अकॉर्डिंग कौन सा वीक डे है, उसके रिगार्डिंग ये नंबर को रिटर्न करता है। ठीक है, दिस एग्जाम्पल यूजेस द वीक डे नंबर टू कैलकुलेट द वीक डे नेम। ठीक है, तो जो भी वीक डे का नंबर ये रिटर्न करेगा ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वीक डे का नाम रिजल्ट में प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कोड है, क्या है, स्विच लिखा आपने, ब्रैकेट में एक्सप्रेशन दिया, न्यू डेट ये फंक्शन है, डॉट गेट डे। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब डेट जो आपकी है उसका डे आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे गेट डे फंक्शन जो है ये वीक डे के अकॉर्डिंग नंबर को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 0 से लेके 6 तक की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो केस 0 हो गया, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 और केस 6 बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हर एक केस के लिए एक डे की वैल्यू को सेट कर दिया। तो अगर केस 0 होता है तो डे की वैल्यू संडे आ जाएगी। ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सारे ही केस एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे, कोई भी ब्रेक आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ब्रेक का मतलब होता है कि कंडीशन को देखते हुए सिर्फ एक ही केस रन करना चाहिए, सारे केस एक साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, इसलिए ब्रेक को लगाते हैं। अब यहाँ पे मान लो गेट डे ने 1 को रिटर्न किया तो क्या हो जाएगा, केस 1 चलेगा और डे की वैल्यू मंडे आ जाएगी। सिमिलरली केस 2 में
डे ट्यूसडे, केस 3 में डे वेडनेसडे, केस 4 में डे थर्सडे, केस 5 में डे फ्राइडे और केस 6 में आपका हो जाएगा डे सैटरडे। तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब ये मान लो सपोज गेट डे ने क्या किया, रिटर्न कर दिया वैल्यू 3 कर दी। मान लो आज कोई डेट है, उस पर वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे डे है आज का, तो हमारे सिस्टम में जो डेट है उसका डे वेडनेसडे है, ठीक है। तो गेट डे ने क्या किया, सिस्टम की डेट के अकॉर्डिंग डे को आइडेंटिफाई किया और उसका नंबर रिटर्न कर दिया। तो उसने 3 को रिटर्न करा, ठीक है। तो 3 को रिटर्न करा तो मतलब जो इसके आंसर वो 3 आया एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो इन केस की वैल्यू से कंपेयर होगा और जहाँ भी मैच हो जाएगा वो वाला कोड ऑफ ब्लॉक रन करेगा, ठीक है। तो मतलब 3 आया तो 3 इससे हुआ कंपेयर नहीं चलेगा, 1 से नहीं चलेगा, 2 नहीं, 3 से मैच हो गया। तो 3 = 3 मैच, तो देयर इज़ अ मैच। तो मतलब डे की वैल्यू वेडनेसडे को सेट कर दिया और इसी वैल्यू को हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में है द ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। तो ब्रेक कीवर्ड को भी एक बार समझ लेते हैं क्या होता है ब्रेक कीवर्ड। तो व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेज अ ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो ब्रेक कीवर्ड का यूटिलाइजेशन क्या होता है, जैसे ही मान लो 3 = 3 मैच हुआ, डे वेडनेसडे प्रिंट हुआ, तो ब्रेक के बाद ये स्विच से बाहर ही आ गया। अब वापस से स्विच में नहीं जाएगा ये, क्योंकि एक बार तो एक्सप्रेशन एवेल्युएट हो चुका है ना, इसीलिए ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं ताकि केस 3 के बाद केस 4, केस 5, केस 6 ना चल जाए अपने आप से, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि ब्रेक का इस्तेमाल करके हम स्विच ब्लॉक से ही बाहर निकल जाते हैं। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है। तो इनसाइड द ब्लॉक के एग्जीक्यूशन को रोकता है हमारा ब्रेक। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ब्रेक द लास्ट केस इन अ स्विच ब्लॉक। तो लास्ट वाले केस में आप ब्रेक लगाओ या ना लगाओ ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे केस नंबर 6 हमारा लास्ट था, यहाँ मैंने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये तो लास्ट ही है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। सो दिस ब्लॉक ब्रेक्स एंड्स देयर एनीवे, ठीक है। तो अगर आप लास्ट में नहीं भी लगाते तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पर ख़त्म हो ही रहा है ना अपने आप ही। नोट पॉइंट देख लो क्या है यहाँ पे, इफ़ यू omit द ब्रेक स्टेटमेंट द नेक्स्ट केस विल बी एग्जीक्यूटेड इवन इफ द एवेल्युएशन डज नॉट मैच द केस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं लगाते हो तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू जिस भी पर्टिकुलर केस वैल्यू से मैच करेगी वो तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, उसके बाद जितने भी केस हैं वो अपने आप होते रहेंगे क्योंकि ब्रेक नहीं है। तो मैच ना होने के बावजूद भी केस चलते रहेंगे, तो ये क्या है आपकी एरर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ब्रेक को लगाना है हर एक केस में, ठीक है। आगे क्या है, लास्ट में बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के बारे में। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं स्विच स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है इसका यूज़। द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज द कोड टू रन इफ़ देयर इज़ नो केस मैच। मतलब अगर कोई सा भी केस नहीं चला, कहीं पर भी मैच नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ तो रन करवाना ही है ना हमें एंड में। तो वहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और इसमें लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ कोड चल जाता है अगर कोई मैच नहीं होता है तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, ये वाला एग्जाम्पल पिछले एग्जाम्पल से अलग है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है यहाँ पे हमने गेट डे फंक्शन का यूज़ तो किया ही है। मेथड और फंक्शन मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेट डे भी रिटर्न कर रहा है वीक डे का नंबर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई हमने कोड यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, केस नंबर 6 और केस नंबर 0 का इस्तेमाल किया है, बस 2 केस है। अब मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका गेट डे मेथड है ये रिटर्न करेगा या तो 6 या तो 0, तभी ये वाले केस चलेंगे। अगर इसने कोई और नंबर रिटर्न कर दिया तो इन दोनों में से कोई सा भी केस नहीं चल पाएगा, बिकॉज केस तो हमने बनाए ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 मतलब है संडे, ठीक है, 1 मतलब है मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 4 मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे और 6 मतलब है सैटरडे, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये नंबर का मतलब ये होता है। अब मान लो गेट डे फंक्शन ने रिटर्न कर दिया, लेट्स सपोज 4 कर दिया,
तो 4 का मतलब होता है क्या, थर्सडे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 आई है वो किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं करेगी, बिकॉज 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 6 और 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही केस क्या हो गए, फेल हो गए। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमें और लिखवाना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट में हमने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू सेट कर दी, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। मतलब ये दोनों केस नहीं चले, इसलिए आप स्क्रीन पर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो, ये हम चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट में ये वाला केस आ गया। अगर मान लो गेट डे ने 6 या फिर 0 किया रिटर्न, तो इनमें से कुछ ना कुछ चलना ही चलना है फॉर श्योर। लेकिन अगर नहीं किया, मान लो आज कोई डेट है जिसमें संडे ही नहीं है या फिर आज शनिवार है ही नहीं, तो उस वाले केस में क्या होगा, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, नोट पॉइंट है ये, द डिफ़ॉल्ट केस डज नॉट हैव टू बी द लास्ट केस इन द स्विच ब्लॉक। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपका स्विच ब्लॉक में डिफ़ॉल्ट केस सबसे एंड में आएगा। आप चाहो तो नंबर 1 पे रख लो, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि इसकी पोजीशन एंड में आएगी, ठीक है। तो ये लास्ट केस ज़रूरी नहीं होता, होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिफ़ॉल्ट, इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट द लास्ट केस इन द स्विच ब्लॉक, रिमेंबर टू एंड द डिफ़ॉल्ट केस विद अ ब्लॉक। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपका डिफ़ॉल्ट सबसे लास्ट में नहीं आता है तो आपको डिफ़ॉल्ट जहाँ भी लिखोगे वहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का ये है, देखो इस एग्जाम्पल में स्विच के ब्लॉक को बंद कर दिया लेकिन डिफ़ॉल्ट में ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सबसे एंड वाला केस है। लेकिन मान लो अगर मैं डिफ़ॉल्ट को यहाँ पे बीच में कहीं पे करती तो मुझे ब्रेक का यूज़ करना पड़ता। इसीलिए रिकमेंड होता है कि आप डिफ़ॉल्ट को सबसे एंड में यूज़ करो ताकि आपको ब्रेक की ज़रूरत ना ही पड़े, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करो और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करो और ये लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।